गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ ट्राइब्स के बारे में देखा और हमने देखा कि कैसे सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू हुआ था जो कि एक ऑक्शन हो रही थी। और हमने देखा कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट में वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि उन लोगों को परमानेंट रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर हमने पहाड़िया राजमहल हिल्स पे पहाड़िया और संथल ट्राइब्स इन दोनों के बारे में देखा। अब हम द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, अब हम बॉम्बे दक्कन, इससे पहले हमने बंगाल के एरिया की बात किया थी जिसमें हमने ज्योतिदार्स की बात की थी, फिफ्थ रिपोर्ट की बात की। अब हम बॉम्बे दक्कन इस कंट्री साइड इस एरिया की बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो ये आपको यहीं पे दोबारा से बता ही रहा है कि हमने जो किसानों की जिंदगी कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, जमींदार, क्योंकि उन्होंने सोचा था ब्रिटिशर्स ने कि ये अगर ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे रायत या पेजेंट्स हैं तो इनके बीच में एक इंटरमीडिएट होना चाहिए जो यहाँ से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करे और हमें दे दे। तो उसके लिए रखा गया जमींदार को। तो ऐसे करके हमने जमींदार का क्या रोल था, और फिर हमने पहाड़िया ट्राइब जो कि सेटल नहीं होना चाहती थी, वो फॉरेस्ट में ही रहना चाहती थी, और जो संथल ट्राइब थी उन्होंने एग्री किया कि हम सेटल होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि उनके तो लैंड उनके हैं ही नहीं, जो जमींदार हैं वो उन पे टैक्स लगा रहे हैं ब्रिटिशर्स भी उन पे टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस कर दिया, वो हार गए। और ये पूरी राजमहल हिल्स की हमने कहानी देखी थी। अब हम वेस्टर्न इंडिया की तरफ जा रहे हैं जो कि बॉम्बे दक्कन का एरिया है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। अब अगर हम ये देखें कि जो पेजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे, रिवोल्ट का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज हुई होगी जो उनको परेशान कर रही होगी, जिसके कारण वो गुस्सा होंगे, उनको परेशानी हो रही है, तभी कोई रिवोल्ट करेगा। ऐसे तो कोई रिवोल्ट करता नहीं है। तो सच क्लाइमेटिक टाइम्स रिबेल क्या कर रहा था? वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे थे। वो जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था, जो वो लोग सफर कर रहे थे, उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो रहे थे। अगर हम उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड्स को देखा है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर ये क्या परेशानी हो रही थी, क्यों ये रिवोल्ट्स हो रहे थे। तो रिबेल्स जो हो रहे थे उनको एंड कीन ऑन रिस्टोरिंग ऑर्डर, जो कि बार बार रिबेल्स हो रहे थे, तो अथॉरिटीज यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश स्टेट थी, वो क्या चाहती थी कि ऑर्डर हो जाए वापस से, एक हर चीज लाइन एंड ऑर्डर्स में आ जाए जैसे हम चाहते हैं, हमारे हिसाब से चले। क्योंकि जब रिबेल हो रहा है, रिबेल मतलब विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, तो यानी कि आपकी बात लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो सब ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ब्रिटिशर्स या जो मेन स्टेट थी वो यही चाहती थी, और वो लोग रिबेलियन नहीं चाहते होते थे। अब उन्होंने उनको सप्रेस भी किया और काफी सारी नई पॉलिसीज भी ऐसी लाई जिनसे वो दोबारा कभी रिवोल्ट कर ही ना सके। जैसे आपने पहाड़ियाज के केस में देखा था हमने कि पहाड़ियाज ने जब इनकी बात नहीं मानी सेटल होने की, तो ना ही सिर्फ इन्होंने उनको उनके लैंड को संथल्स को दे दिया था, बल्कि इनको मारना भी शुरू कर दिया था। तो वो लोग इस तरीके से रिवोल्ट को सप्रेस करते थे कि ना ही सिर्फ सप्रेस हो, पर वो दोबारा रिवोल्ट हो भी ना सके। अब 19th सेंचुरी में बहुत सारी जगहों पे इंडिया की जो किसान थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। क्यों रिवोल्ट कर रहे थे? क्योंकि जो जमींदार थे या जो लोग उनको पैसे देते थे, मनी लेंडर्स होते थे, जैसे ये ग्रेन डीलर्स हैं, ये लोग इन लोगों को लोन देते थे और इतना हाई इंटरेस्ट लेते थे इन लोगों से, इतने ज्यादा इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, और इसके कारण वो रिवोल्ट हो रहा था।
इसमें से एक रिवोल्ट 1875 में हुआ दक्कन के एरिया में। इस एरिया में जब रिवोल्ट हुआ तो अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड, ये हेडिंग है। बेसिकली जो भी बही जो खाता होता है जिसमें रिकॉर्ड लिखा जाता है कि ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने इस डेट को इतने पैसे लिए थे, इस तारीख को इतने दिए, तो इनको टोटल अब इतना अमाउंट देना है। तो ऐसे करके हर के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, तो उन रिकॉर्ड्स को जला दिया गया था। लेकिन ये जो 1875 की मूवमेंट थी, ये शुरू कैसे हुई पहले हम वो समझते हैं। बिगिन एट सुपा, ये गांव है पुणे का। पुणे कहाँ है आज की डेट में? महाराष्ट्र में आता है। वहां के एरिया में ये शुरू हुआ, ठीक है। अब कहाँ पे शुरू हुआ? मार्केट के सेंटर में, जहां पे शॉपकीपर्स होते थे, मनी लेंडर जब मनी को उधार पे देते हैं, वो सब मार्केट के सेंटर के एरिया में रहा करते थे। वहां से ये रिवोल्ट शुरू हुआ। 12th में, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप अगर नहीं भी याद रखोगे, बस ये याद रखना कि सबसे पहला इवेंट क्या हुआ कि जो वहां के किसान थे उन्होंने सारे शॉपकीपर्स को इकट्ठा कर लिया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। रूरल एरिया में, जो गांव का एरिया था, वहां पे जो भी शॉपकीपर्स थे, मनी लेंडर्स थे, उनको इकट्ठा कर लिया गया, उनको घेर लिया गया और उनको अटैक किया गया। और उनसे बोला अपने बही खाते, यानी कि जो इनके अकाउंट्स मैंने आपको बताया ना, इस तरीके के अकाउंट्स लिखे हैं, उनसे बोला हमें वो अकाउंट्स दे दो। उनके खाते को जलाने लग गए। और जो जैसे ग्रेन्स की शॉप्स हैं, जैसे ग्रेन डीलर्स हैं, या जहाँ पे भी मार्केट में शॉप्स में ग्रेन पड़ा है, अनाज पड़ा है, उनको लूटा गया। और कुछ कुछ जगहों पे तो साहूकार भी आप मनी लेंडर्स कह सकते हो, जो मनी लोन देते हैं और बाद में हैवी इंटरेस्ट लिया करते थे, उनके घरों को भी जला दिया गया। तो सबसे पहले इंसिडेंट्स, ये डेट भले ही अगर आपको नहीं भी याद रहा, आपको सिर्फ 1875 भी याद रहे, तो भी आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ से शुरू हुआ। सूपा से शुरू हुआ, जो कि पूना में एक विलेज थी। वहां से क्या हो रहा है, मनी लेंडर्स और जो भी शॉपकीपर्स हैं, उनके सारे के सारे जो उनसे बही खाते मांगे जा रहे हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है और उनके बही खातों को जलाया जा रहा है। और कहीं कहीं पे तो घरों को भी जलाया गया। अब ये रिवोल्ट शुरू कहाँ हुआ? पुणे में शुरू हुआ है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये स्प्रेड हुआ अहमदनगर तक। पुणे के एक विलेज सुपा से शुरू हुआ और वहां से स्प्रेड होते होते ये अहमदनगर तक चला गया। अगले 2 महीने तक ये 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक, मतलब सोचो ये एक विलेज से दूसरी विलेज से तीसरी विलेज, ऐसे ही ये बात स्प्रेड होती गई कि इस तरीके से वहां के लोगों ने मिलके वही खाते जला दिए हैं। और ये चीज बाकी के विलेजेस में भी फॉलो होने लग गई। मोर देन 30 विलेजेस वर अफेक्टेड। सोच सकते हो ये धीरे धीरे कितनी बड़ी चीज बनने लग गई कि 30 विलेजेस में ऐसा हुआ, और हर जगह पे यही सेम पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था? कि जो साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे, उनको अटैक किया जा रहा था, उनकी जो बुक्स थी उनको जलाया जा रहा था, और जो भी बॉन्ड था, डेट का बॉन्ड होता है ना, कि आपको मुझे, या आपने मुझसे सपोज 1 लाख रुपीज लिए, तो आपको मुझे ये 5 साल में या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में आपको हमें ये झुकाने हैं। या डेट होता है, उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके ऊपर एक लोन चढ़ा हुआ है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है बही खातों में। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, पेजेंट्स ने उन पर अटैक किया, और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, वो लोग इतना डर गए कि उन्होंने सब प्रॉपर्टी विलेज में छोड़ के वो लोग भाग गए। ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, तो ऑफिशियल्स जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1857 में पुलिस को पोस्ट किया। अब पुलिस क्या है? पुलिस के पास तो पावर है। जितनी पावर एक पुलिस के पास है, उतनी पावर एक किसान के पास तो नहीं है। पावर से मेरा मतलब है कि वो उनके पास उनको मार लाठी चार्ज कर सकते हैं उनके ऊपर। उनके पास तो वेपन्स भी हैं, वो उनके पास गन्स होंगी, ट्रूप्स होंगी, वो एक नॉर्मल विलेजर के पास तो नहीं होंगी। तो वो डर गए विलेजेस में, और उन लोगों ने पेजेंट्स इनटू सबमिशन, वो लोगों ने फिर वहां पे हार गए और उन्होंने सबमिट कर दिया। तो 951 पीपल को अरेस्ट किया गया, और सेवरल मंथ्स तक ये चीज करने के बाद फिर फाइनली पूरा वो एरिया, जो वो 30 विलेजेस के आसपास का एरिया था, पुणे से लेके अहमदनगर तक महाराष्ट्र के, उसमें वो फाइनली पूरा कंट्रोल में आ गया। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं रिवोल्ट कर रहे थे वो लोग, वो रिवोल्ट कर रहे थे मनी लेंडर, साहूकार के अगेंस्ट।
अब न्यू रेवेन्यू सिस्टम, अब जब देखा गया कि भाई वो बॉन्ड्स डीड्स जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्यों बर्न कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब उनको चीजें समझ आई, उन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट वाला तो रेवेन्यू सिस्टम फेल हो गया था, ऑक्शन उन्होंने कहा था हम कर देंगे, वो कुछ भी नहीं चला। अब बंगाल वाले सिस्टम को अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में इम्पोज करने का न्यू सिस्टम लाया गया फ्रॉम बंगाल से, क्योंकि पहले सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे शुरू हुआ, बंगाल में, ब्रिटिशर्स का। धीरे धीरे वो दूसरे एरियाज में स्प्रेड होने लगा। तो जब दूसरे एरियाज में स्प्रेड हुआ तब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लगाई थी वो बाकी के एरियाज में इम्पोज नहीं की, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं थी, तो वो रेयरली एक्सटेंड हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू रेवेन्यू सिस्टम क्या था, तो आप ना अपने क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन लाइन देना कि जो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स रूल एक्सपैंड होने लगा ब्रिटिश का, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बहुत रेयरली एक्सटेंड की। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों रेयरली एक्सटेंड की, तो उसका आंसर अब आपको आपको पहले भी पता है कि ऑक्शन में उन लोगों को वो फिक्टिशियस होती थी, हकीकत में जमींदार ही उनका ओनर रहता था, और जो फिक्स्ड रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू उतना स्टेट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना मिल ही नहीं पाता था, तो वो लॉस में ही रहते थे, वो बैलेंस वैसे का वैसे ही रहता था। एक रीजन तो वो था। दूसरा रीजन आप कह सकते हो कि 1810 के बाद एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ गए। ये एक नई चीज है, क्योंकि जब तक हम 1800 से 1810 की बात कर रहे थे या 1700 की बात कर रहे हैं, तब फेमाइन आ रहा था, तब भूखमरी हो गई थी, मार्केट में प्राइस बहुत कम मिल रहा था। उससे भी जितना वो परमानेंट में फिक्स कर सकते थे ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया, लेकिन 1810 के बाद तो प्राइस बढ़ने लग गए। और क्योंकि अगर परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स कर दिया जाएगा तो ब्रिटिशर्स, चाहे पेजेंट्स को, किसानों को कितना ही फायदा हो, ब्रिटिशर्स उनसे एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते क्योंकि उन्होंने फिक्स कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब बंगाल के केस में जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, अगर मार्केट में पहले कोई चीज 10 रुपीज की मिल रही थी तो उसकी वैल्यू घट गई थी, उसकी वैल्यू 6 रुपीज या 5 रुपीज तक पहुंच गई थी। तो ये बात ब्रिटिशर्स को दिख रही थी कि पेजेंट्स को उतना अमाउंट मार्केट में मिल ही नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने फिक्स क्या किया, उन्होंने फिक्स थोड़ा कम अमाउंट किया। जैसे उन्होंने इसमें कर दिया होगा कि अगर ऐसा सपोज हो रहा है, अगर हम इस एक ही चीज को ले, तो उन्होंने इसमें उन्होंने जितना समझ के उन्होंने 6 रुपीज अपना फिक्स कर दिया होगा कि हमें 6 रुपए दो। लेकिन अब वक्त के साथ क्या हुआ, ये 10 रुपए वाली चीज 20 रुपीज में मिलने लग गई, लेकिन ब्रिटिशर्स तो अभी भी सिर्फ 6 ही रुपए ले सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा यार ये तो फिक्स सेटलमेंट तो हमें अच्छा नहीं है, हमें ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, ये सारा फायदा अब जो पहले तो हम जितना भी प्रॉफिट पेजेंट को, किसान को मिल रहा है, हम सारा ही उसका ले रहे थे। पहले तो इतना पेजेंट्स को परेशान कर पा रहे थे हम, अब तो नहीं कर पा रहे। तो हार्वेस्ट प्रोड्यूस बढ़ा, जमींदारों की इनकम बढ़ी, लेकिन पेजेंट परमानेंट सेटलमेंट होने के कारण जो स्टेट थी उसकी इनकम वो क्लेम नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उनकी तो एक्सपैंड नहीं हुई इनकम। इसीलिए उन्होंने अब ये सोचा कि अब हम टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट रखेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे एक ही बार कि यही हमेशा चलेगा, हम हर कुछ टाइम के बाद रिवाइज करते रहेंगे, कोई टेम्पररी रेवेन्यू हम नहीं रखेंगे। ये तो एक रीजन तो आपने पहला देखा था। दूसरा, पहला तो ऊपर वाले से लिख लेना अगर आपको याद हो कि वो ऑक्शन वगैरह में उनको कोई बैलेंस या वैसे का वैसे ही रहता था। दूसरा रीजन आप ये वाला लिख सकते हो। और तीसरा रीजन आप ये लिख सकते हो कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा, इकोनॉमिक्स थ्योरीज जो कि फेमिलियर थी, 1820s में एक इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इंग्लैंड की। इन्होंने रिकार्डियन जो आइडियाज थे उन्हें यूज करके महाराष्ट्र में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक नई सेटलमेंट टर्म 1820s में ऑपरेट करने का सोचा। तो उसमें रिकार्डियन आइडियाज को यूज किया गया और उन्होंने ये कहा कि जो लैंड ओनर है, जो लैंड का मालिक है,
उससे हमें एवरेज रेंट प्रिवेल करना चाहिए। और जब लैंड ज्यादा कमाएगी, जब लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यील्ड मतलब क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे क्रॉप ज्यादा उग रही है, तो उससे क्या होगा, एवरेज रेंट भी बढ़ेगा और हमें जो स्टेट नीडेड अ टैक्स, वो टैक्स भी हमें मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि अगर टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा तो वो रेंटियर्स बन जाएंगे। रेंटियर्स क्या होता है, वो टर्म यूज की जाती है उन लोगों के लिए जो रेंटल इनकम ऑफ फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपका ये घर है, ये दो घर हैं आपके, इस घर में आप रहते हो, आपने इस घर को किसी को रेंट पे दिया है, तो जब आपने रेंट पे दिया तो आपको वो कुछ अमाउंट देता होगा हर महीने या हर साल। तो वो जो रेंटियर है, वो आपको जो एक टर्म यूज की जाती है पीपल के लिए, जो रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जो रेंटल इनकम जो मिल रही है, उस बंदे को आप रेंटियर कह रहे हो। तो वो जो सरप्लस इनकम है, वो प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट नहीं होगी और इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड भी नहीं हो पाएगा। कि भाई लैंड अगर आप उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मैन्योर डालोगे, ज्यादा अच्छे आप उसमें केमिकल्स डाल रहे हो मार्केट से खरीद के, तब आपका जो प्रोड्यूस है, यील्ड है, वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप कुछ मेन्योर नहीं डाल रहे, कोई केमिकल कह रही हूँ, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे, सॉरी, तो आपके प्रोड्यूस भी तो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडिया में ये सोचा कि बंगाल के बाद रिकार्डो थ्योरी को उन्होंने फॉलो करना था। अब जमींदार जो थे उनको रेंटियर्स की तरह देखा जा रहा था जब बंगाल की थ्योरी की बात हुई थी। मैंने कहा था ना कि ब्रिटिशर्स हैं और ये किसान हैं, उनके बीच में हमें एक इंटरमीडिएट चाहिए, तो वो जमींदार थे। तो जमींदार को रेंटियर बनाया था जो रेंट को इकट्ठा करके इनको दिया करता था। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अब लगा कि हमें ये वाले सिस्टम की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अलग रेवेन्यू सिस्टम की जरूरत है। वो रिकार्डो थ्योरी के ऊपर था जिसमें ये सोचा गया था कि कुछ अमाउंट आप ले लो, पर बाकी का अमाउंट आप लैंड को और ज्यादा यील्ड करने के लिए, उसमें जो न्यूट्रिशन डालने के लिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स, उनके लिए उसको यूज करो। ये वो थ्योरी थी। लेकिन अब जो नया सिस्टम आया, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में था, अब आया रयोतवारी सेटलमेंट। जो ये रयोतवारी सिस्टम था, ये बंगाल में नहीं था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ना कभी कभी परमानेंट सेटलमेंट और रयोतवारी में ना हल्की सी पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाती है। ये आपको बंगाल के एरिया में मिलेगा। और अनलाइक दैट, इस वाले में ना जमींदार का भी एक रोल था, लेकिन इसमें इसमें सिर्फ रायत जो किसान हैं उन्हीं का ही रोल था। उनसे डायरेक्टली अब ब्रिटिशर्स बात करेंगे, अब बीच में कोई मिडलमैन नहीं होगा, डायरेक्टली सेटल्ड विद रायट्स। जो भी एवरेज इनकम एस्टिमेट की गई, क्योंकि देखो हर मिट्टी की, हर क्रॉप की एवरेज जो भी आप, अब आपको जितना वीट का प्राइस मिलेगा उतना आपको, अगर वहां पे राइस ग्रो कर रहे हो तो सबके प्राइस अलग हैं क्रॉप्स के। कोई आप पल्सेस ग्रो कर रहे हो, कौन सी पल्स ग्रो कर रहे हो, क्या पता आप कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आप कॉटन ग्रो कर रहे हो, आप क्या ग्रो कर रहे हो, उसके हिसाब से, और सॉइल कैसी है, एस्टिमेट किया गया कि एक किसान कितना ग्रो कर पाएगा और उससे कितना अर्निंग हो पाएगी। उस हिसाब से एक फिक्स शेयर किया गया था जो उसको अमाउंट रेवेन्यू के तौर से देना होगा स्टेट को। और हर 30 इयर्स में ये कहा गया कि हम रीसर्वे करेंगे। मतलब ये जो अमाउंट है ये 30 इयर्स के लिए फिक्स्ड है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, हमेशा के लिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम के लिए ये हो गया था। लेकिन रायतवारी में क्या था, ये 30 इयर्स के लिए फिक्स था, तो वो परमानेंट नहीं था। और अगर कहा जाए कि वॉज द रयोतवारी सिस्टम रेवेन्यू फिक्स, तो आपका आंसर होगा कि इट वॉज फिक्स्ड ओनली फॉर 30 इयर्स, अनलाइक परमानेंट सेटलमेंट जिसमें तो हमेशा के लिए ही फिक्स हो गया था। ठीक है, अब रेवेन्यू की डिमांड, अब इस सिस्टम को उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा चलना चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या गड़बड़ हुई, पेजेंट्स का डेट। जो फर्स्ट रेवेन्यू सिस्टम बॉम्बे दक्कन के एरिया में आया वो 1820s में आया। अब रेवेन्यू की डिमांड
इतनी ज्यादा थी कि लोग गांव को छोड़ के ही भाग गए कि जब हम गांव में रहेंगे ही नहीं, हम जंगल में चले जाएंगे तो हमें टैक्स कैसे मांगोगे। तो लोग जगह को छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लग गए। और कुछ एरिया में क्या हुआ कि सॉइल की क्वालिटी इतनी खराब हो गई और बारिश कभी होगी कभी नहीं होगी, अब तो फ्लक्चुएटिंग होने लग गई कि प्रॉब्लम बढ़ गई। कभी कभी रेन फेल हो गई, हुई ही नहीं, प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ। तो लोगों को, जो किसान थे, उनको लगा हम ये इतना हाई रेवेन्यूज इन्होंने फिक्स कर दिया, ये तो हम दे ही नहीं पाएंगे। तो कलेक्टर्स जो आते थे इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, वो एफिशिएंसी एंड प्लीजिंग देयर सुपीरियर्स, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स में भी तो रैंक होगी ना, एक ऑफिसर होगा, एक उससे थोड़ा लो पोस्ट पे होगा, ऐसे ऐसे करके होंगे, तो एक कलेक्टर वो भी रखेंगे जमींदार की जगह। अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्ट कंपनी का वो इम्प्लॉय है, पहले उन्होंने कोई इम्प्लॉय नहीं रखा था, लेकिन ये इम्प्लॉय है कलेक्टर। तो ये कलेक्टर्स आएंगे कहाँ, रायट्स के पास, किसानों के पास, कि हमें दो। और ये लोग क्या चाहेंगे कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, वो हमेशा हमसे खुश रहें। अब जब कोई फेल हो जाता था अपनी पेमेंट देने पे, तो उसका जो क्रॉप्स होते थे, जो उसने जमीन पे उगाए हैं, उनको सीज कर लिया जाता था, उनको अपने पास रख लेते थे वो। और उन पे फाइन भी लगाया जाता था, और पूरी पूरी गांव पे फाइन लगा दिया जाता था। 1830s में, यानी कि ये 20s की बात हो रही है, यानी कि लगभग 10 years में हाल इतना बुरा हो गया। प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर फिर से गिरा 1832 के बाद। तो ओवर अ डेकेड, यानी कि 10 साल से ज्यादा, डेकेड एंड हाफ, यानी कि लगभग 15 years तक जो इनकम थी किसानों की वो कम ही होती गई। और इसके कारण वहां पे फेमाइन, भूखमरी आ गई इस वक्त के बीच में। थर्ड ऑफ द कैटल ऑफ डेक्कन वर किल्ड, 1/3 of the cattle and 1/2 of the human population died। जो सरवाइव कर पाए थे उनके पास कोई एग्रीकल्चरल स्टॉक नहीं बचा था, और उनके पास बहुत सारा ऐसा बैलेंस था जो उनको ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू के तौर से देना था। तो एक तरीके से बहुत बुरा हाल हो गया था। बंगाल में तो बुरा हाल हो ही रहा था परमानेंट सेटलमेंट के कारण, और रेवतवारी सिस्टम भी कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा था। अब कल्टीवेटर्स उस टाइम पे ना पे कर पा रहे हैं, ना वो कुछ खाने को उनके पास है, ना वो कोई प्लो खरीद पा रहे हैं, टूल्स, क्योंकि आपको खेती करने के लिए भी सामान चाहिए, बच्चों की शादी करने के लिए भी चाहिए। ऐसे में एक गरीब इंसान क्या करेगा, वो मनी लेंडर के पास जाए, कहेगा हमें उधार दे दो, और बोरो करने लग गए वो। तो रेवेन्यू तो पे हो ही नहीं पा रहा था, उधार अलग से चढ़ गया। मनी लेंडर्स कौन से बहुत अच्छे थे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो और एक बार आपने लोन ले लिया तो वो तो जिंदगी भर, उनके कहते हैं ना, वो बंध जाते थे, वो उधार चुका ही नहीं पाते थे। पेजेंट्स अब ब्रिटिशर्स को तो रेवेन्यू दे नहीं रहे, वो तो खैर छोड़ ही दो, अब वो मनी लेंडर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते थे। अब उनको लोन को भी चुकाना होता था हर दिन उनको, और उनके अपनी प्रोडक्शन। कभी कभी मनी लेंडर्स क्या कहते थे, ठीक है तुम पैसे नहीं दे पा रहे ना, तो तुम हमारे जो खेत है ना उनमें आके फ्री में काम करो, फ्री में। ऐसे करके वो होता था। तो ऑफिशियल्स को लगा कि पेजेंट्स का डेट जो अब इतना हर टाइम पे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो हमें कभी रेवेन्यू तो मिलेगा ही नहीं, और चीजें तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी, साइंस ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी आया 1840s में। 1840s में कुछ ऑफिसर्स ने रियलाइज किया कि जो सेटलमेंट्स हैं वो बहुत हार्श थी, जो उन्होंने रेवेन्यू का अमाउंट रखा वो बहुत हार्श था, और डिमांड जो थी, और सिस्टम बहुत रिजिड था। अब जब इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो रेवेन्यू डिमांड्स, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हमें तो इनकरेज करना चाहिए किसानों को कि तुम ज्यादा सामान उगाओ, अपनी खेती को बेहतर करो ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले। 1845 से धीरे धीरे फिर से प्राइसेस थोड़े स्टेडी होने लगे।
और उनकी कल्टीवेटर्स नए एरियाज में मूव करने लगे। अब पेस्चर लैंड क्या होता है, जैसे ये एक घास फूस पड़ी है, यहाँ पे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कुछ एनिमल्स हैं आपके पास, आप वहां पे उनको, पेस्चर लैंड है, अब वहां पे वो गायें चर रही हैं, बकरी चर रही है, ऐसे कुछ घास फूस वाला एरिया था ना, वो पेस्चर लैंड है एक तरीके से। उसको धीरे धीरे कल्टीवेबल लैंड, उस पर अब खेती होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब उनको मनी चाहिए होती थी, पेजेंट को सीड्स खरीदने हैं जमीन के लिए, वो किसके पास जाएगा उधार लेने, ब्रिटिशर के पास तो जाएगा नहीं, वो फिर से जाएगा मनी लेंडर के पास उधार लेने। अब उनको पता होता था कि मनी लेंडर्स अच्छे नहीं है या ये है, बट फिर भी वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे उधार लेने के लिए, और फिर वो फिर से बंद जाते थे। लेकिन अभी तक हमने 1800 का देखा, बंगाल के हम 1700 से देख रहे थे, हमने 1810 तक देखा कि प्राइजेस में एक राइज आया था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट होने के कारण ब्रिटिशर्स कुछ मांग नहीं पा रहे थे एक्स्ट्रा। इसके बाद 1820 तक उनको लगा कि अब हम एक नया सिस्टम यूज करेंगे हम बंगाल के बाहर वाले एरिया में। तो दक्कन वाले एरिया में इन्होंने कौन सा सिस्टम यूज किया, रयतवारी सिस्टम। लेकिन 1830s के और 40s के बीच में प्राइजेस के राइज नहीं हुए, प्राइजेस गिर गए, फेमाइन आने लग गया और हालत बहुत बुरी हो गई। 1845 तक इनको लगा कि अब हमें कुछ नया सिस्टम तो निकालना पड़ेगा, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा और रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे प्राइसेस अब 45 से बढ़ने लगे। अब 1860s में एक नया प्लेयर आया एग्रीकल्चर वाले लैंड में, वो था कॉटन। आप इस ग्राफ को अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 60 से धीरे धीरे आपको ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और आप देखो कि 62 तक ये कितनी पीक पे पहुंच चुका है। यहां से यहां तक 100 से लगभग 500 तक ये पहुंचा है, मतलब कि 400 का लेवल का एकदम से राइज हुआ है यहाँ। और मतलब 64 तक भी सही था, पर 66 के बाद तो एकदम से डाउन। तो ये 1860 से 66 तक, ये जो 6 years थे, इसमें कॉटन ने जो ये अपनी बूम रखी, इससे भी एक बहुत राइज और फॉल, एकदम से देखो ये राइज हो रहा है और ये एकदम से फॉल हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ अब हम कॉटन बूम इस फेज में जो 1860s में, देखो ये ना अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, ये ईयर के हिसाब से जो मैंने अभी आपको यहाँ ये टाइमलाइन में समझाया है, ये एक ऑर्डर में चल रहे हैं। 1700 में जब सबसे पहले 17 से 18 सेंचुरी के टाइम में जब सबसे पहले ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ, वो बंगाल में हुआ। बंगाल में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाई, जो कि जमींदारी ऑक्शन हो रही थी, सब कुछ फेल हो रहा था। फिर 1800 में जब वो दक्कन के एरिया में उन्होंने एक्सपैंड किया, तो उन्होंने रयतवारी सिस्टम लगाया। रयतवारी सिस्टम में भी फेमाइन आए, उन लोगों को वो प्रोड्यूस नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को वो रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। 1845 में धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हुआ एग्रीकल्चर में, और हल्का सा शिफ्ट आने लगा, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगे चीजों के, जो आप कहते हैं ना कि मार्केट में चीजों का दाम बढ़ने लगा, तो किसानों को असल में थोड़ा बहुत अपनी फसल बेचने पे कुछ अब पैसे मिलने लगे। और अब हम ये 45 तक के बाद अब हम 1860s पे चलेंगे, जिसमें अब कॉटन में ये जो राइज और फॉल हुआ, इसकी स्टोरी को हम समझेंगे। और इसके बाद जो बाकी के फैक्टर्स थे कि कैसे मनी लेंडर्स, जमींदार थे, वो अपने इंटरेस्ट बढ़ाते ही जा रहे थे, और उससे पेजेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी। ये बात ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगी। तो ये फैक्टर्स अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगले पार्ट से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का, और आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।